हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंकर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12, चैप्टर नेम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले मैं चार्ज की बात करूंगा। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है। एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है। जो प्लस चार्ज होता है वो एक्सेस ऑफ द प्रोटॉन्स की वजह से होते हैं, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। ठीक है। तो चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। ओके। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होता है। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, मैं लिख तो रहा हूँ प्रोटॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, पर ये बात समझ में नहीं आती है कि एक्सेस कैसे प्रोटॉन्स का हो जाता है या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। जब इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज होता है, जब प्रोटॉन अधिक हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो जाते हैं या कैसे प्रोटॉन्स अधिक हो जाते हैं, ये बात समझने में थोड़ी सी और लगती है। थोड़ा समझ लेते हैं इसको। मैं कोई भी एक एलिमेंट्स लूंगा एग्जांपल के तौर पे। जैसे अगर मैं सोडियम को बोलूं, सोडियम सोडियम को मैं लूंगा तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाहरी वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए और अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल 8 टू 10 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन्स बचा। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल अमाउंट में होते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन्स होते हैं। जब तक दोनों सेम सेम अमाउंट में होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जब तक ये स्थिति रहेगी तब तक किसी भी एटम पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज तभी माना जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए या फिर प्रोटॉन अधिक हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा तो निगेटिव चार्ज, यदि प्रोटॉन अधिक हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज। चार्ज आने के सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार, मतलब चार्ज कोई भी बॉडी चार्ज होता है तो उसके लिए सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है। क्योंकि जो सोडियम है, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, सोडियम है, उसके एटॉमिक नंबर 11, मतलब 11 का मतलब एटॉमिक नंबर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स 11 है। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स 11 है तो प्रोटॉन्स भी 11 ही होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। अब इसको स्टेबल होना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, इसको अब स्टेबिलिटी चाहिए। इसकी स्टेबिलिटी दो दो तरीके से स्टेबिलिटी है इसकी। या तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा केमिस्ट्री यहाँ पे है पर समझने के लिए अच्छा होता है। या तो आप इसको 7 इलेक्ट्रॉन दीजिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों स्टेबल हो जाएगा? क्योंकि इसमें इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ला नहीं पाएंगे, तो अच्छा यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स को उठा के बाहर फेंक देते हैं हम लोग। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो इसमें प्लस चार्ज आ गया। अच्छा, प्लस चार्ज आया क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर जाएगा तो गया कौन? इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर गया तो प्रोटॉन तो गया नहीं, गया कौन? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स गए। कौन गया? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स गए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, प्रोटॉन तो गया नहीं। तो चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो प्रोटॉन्स बचा हुआ, और वही एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन है वही इसी वजह से इस पे आता है प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि इस पे इसके ऊपर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज हम लोग लिखते हैं। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, कोई भी मैं एटॉमिक नंबर ले लूं, जैसे कि अगर मैं लेना चाहूं क्लोरीन ले सकते हैं आप। क्लोरीन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। इफ अ क्लोरीन we take there is atomic number 17, we will draw a structure of chlorine. There is a 2 electrons in the inner shell and 8 electron in outer shell. Let's see here, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 2 10 हो गए, और बाहरी वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तभी तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये जाके कंप्लीट हुआ इसका स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये 17 एटॉमिक नंबर इसका 17 है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 17 है। लेकिन इसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसको स्टेबिलिटी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर से आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से अंदर आ गया, चलो ठीक है, अंदर ला तो दिए, पर प्रोटॉन बाहर से तो आया नहीं।
आया सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं आया। प्रोटॉन इसके अंदर पहले से जो मौजूद है बस वही है, और वो कितना है 17। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो गए हैं, प्रोटॉन्स कम हो गए, इसीलिए क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज होता है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। एक्सेस ऑफ द प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आई? इतनी सी बात है। यदि आप समझ गए तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कुलाम्स लॉ की। कुलाम्स लॉ क्या है? वही दो चार्जों के बीच में जब उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच में काम करता है तो उन्हें बोलते हैं कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ क्या कहता है? जब दो चार्ज, एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है, ठीक है, जब दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का, अट्रैक्शन का लग रहा हो तब भी, रिपल्सन का लग रहा होगा तब भी, जो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बात समझ में आई? यही फोर्स के लिए हम गणना करने जा रहे हैं कि फोर्स होता कितना है और कैसे आता है। ठीक है, तो अगर ये चार्ज है और ये भी चार्ज है, या तो प्लस माइनस जो भी माना कोई भी चार्ज है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये चार्ज है, इन चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किसके हिसाब से बढ़ता है, किसके अकॉर्डिंग घटता है, वो हम बात करने वाले हैं। यदि दो चार्ज Q1 और एक Q2, अगर इनका प्रोडक्ट बढ़ता है, अगर इनका प्रोडक्ट बढ़ता है तो ये प्रोपोर्शनल टू है किसके? फोर्स के। मतलब जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो इनके बीच का फोर्स भी बढ़ेगा, यदि चार्ज घटता है तो इनके बीच का फोर्स भी घटेगा। बात समझ में आई? यदि चार्ज घटता है, यदि चार्ज घट रहा है तो उनके बीच का फोर्स भी घटेगा, यदि चार्ज बढ़ रहा है तो इनके बीच का फोर्स भी बढ़ेगा। बात समझ में आई? यदि इनके बीच मान लीजिए कोई 3 कूलाम का है और ये 4 कूलाम का है, तो बाद में ये 6 कूलाम का हो गया और ये 8 कूलाम का हो गया। अगर ये 8 कूलाम का, ये 6 कूलाम का है बाद में, आफ्टर, और पहले ये था, ये आफ्टर की बात है, और बिफोर ये है, तो इनके बीच में फोर्स कब ज्यादा लग रहा होगा? बिफोर में लग रहा था या आफ्टर में लग रहा है? फोर्स कब ज्यादा लग रहा है? जब आफ्टर है तब फोर्स ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो चार्ज है, ये जो इन दोनों का चार्ज है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 8 6 48 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? जाहिर सी बात है ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? Q1 एंड Q2 के। अगर फोर्स बढ़ेगा तो उनके बीच का चार्ज भी बढ़ेगा, यदि चार्ज बढ़ रहा है तो उनके बीच का फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, ये बात समझने के लिए थी। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि बात सिर्फ समझने के लिए थी। ठीक है, ये आफ्टर बिफोर कोई लेना देना नहीं यहाँ से। अब हम आगे बात करें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम यदि r लेते हैं तो फोर्स भी इनके r के ऊपर भी डिपेंड है। किस तरीके से डिपेंड है? यदि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, यदि इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। फोर्स बढ़ेगा कब? जब इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। घटेगा कब? जब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं फोर्स इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यदि दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगा, यदि घट रहा है तो फोर्स बढ़ेगा। बात समझ में आई? इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। ठीक है, अब हम आगे लिख रहे हैं ये चीज कि जो फोर्स अगर इनको कंबाइन करके लिखा जाए, कंबाइन करके, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? R² के। ये हो गया फोर्स, इनका कंबाइन करके लिखने का तरीका। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है। जैसे F, अगर F ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हट के इक्वल का साइन आता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है और बाकी चीजें सेम रहती हैं। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। किसको? के को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि 4 1/1 कॉमन है, 4 पाई कॉमन है, पर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर चीजें वेरी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो प्रोपोर्शनलिटी होता है वो, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी नहीं, जो एप्सिलॉन है
ये जो एप्सिलॉन है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ये जो एप्सिलॉन है इसको परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है कि जैसे कोई मीडियम है, मीडियम में चार्ज कितना वर्क कर रहा है, मीडियम में कितना चार्ज वर्क नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। अगर हम मीडियम की बात करें, जैसे मान लीजिए एयर है, ठीक है, एयर है तो एयर में जो होता है चार्ज को रख देंगे एयर में, तो एयर में चार्ज को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो उसका जो फोर्स है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। लेकिन वहीं अगर लिक्विड में रख दे तो लिक्विड में रखने के बाद, चूंकि लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो जब चार्ज को लिक्विड में रखेंगे तो लिक्विड में चार्ज को जब लिक्विड में रखेंगे तो लिक्विड क्या करेगा? चार्ज को डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब करने का मतलब कि अगर चार्ज को हम रख दे रहे हैं लिक्विड में, तो लिक्विड में रखेंगे तो जो जैसे कोई भी चार्ज है, मान लीजिए प्लस चार्ज, एग्जांपल के तौर पे वो समझना ज़्यादा अच्छा होता है। प्लस चार्ज उठा के हम रख दें लिक्विड में, तो लिक्विड में जब रख रहे हैं तो लिक्विड में हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, तो किसी के पास माइनस चार्ज होगा, किसी के पास प्लस चार्ज होगा, तो वो आसपास आके उसको कलेक्ट कर लेते हैं या फिर सराउंडिंग बना लेते हैं। जब सराउंडिंग बन जाता है तो जो हमारा चार्ज मैंने उसमें डाला हुआ है वो प्रॉपर तरीके से अपना फील्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता। जब अपना प्रॉपर तरीके से फील्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, एक सेकेंड, लेट मी सी, ठीक है, तो अपने तरीके से अपने फील्ड को, अपने फोर्स को अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता। जब नहीं कर पाता तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। मैं आगे बढ़ूँ तो एक सेकेंड, हाँ, परमिटिविटी, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं, जो एयर होता है, एयर में एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, और वही मीडियम में, अगर मीडियम है तो ये एप्सिलॉन एम हो जाता है, ठीक है। अगर कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन को एप्सिलॉन एम लिखते हैं, अगर कोई एयर है तो उसको एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, ये चीजें ठीक है, इतनी ही समझने के लिए काफी है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन से चीजें बहुत अच्छी स्पष्ट हो जाती हैं, तो मैं क्वेश्चन से ही चीजों को समझाना ज्यादा आसान समझता हूँ। If two charges of +5 coulomb and -3 coulomb are separated by a distance of 3 × 10⁻² meter in a air, what is the force between them? दो चार्ज है, एक +5 कूलम्ब का और दूसरा है -5 कूलम्ब का। अगर दोनों को, एक प्लस कूलम्ब का है और एक माइनस कूलम्ब का है, दोनों को रखा गया है एयर पे और इनके बीच का डिस्टेंस जो है 3 × 10⁻² मीटर है, तो इनके बीच में जो लग रहा होगा फोर्स वो कितना होगा, मुझे वो फाइंड करना है। चलिए मैं वो फोर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे F = K Q1 Q2 /r², ठीक, ये फोर्स का फार्मूला है जो मैंने पिछली क्लास में डिराइव किया था, देख लें एक बार, ये मैंने फोर्स का वैल्यू डिराइव किया है। और एक बात और कि जो अगर एयर है, अगर ये एप्सिलॉन मीडियम परमिटिविटी एयर है, तो इसका जो K का वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, वो होता है 9 × 10⁹ ये वैल्यू फिक्स होता है। कब? जब एयर हो तब। बात समझ में आई? तो यहाँ पे वैल्यू काम आने वाली है नेक्स्ट इसमें, तो इसलिए मैंने बताया आपको ये वैल्यू जो है वो काम आने वाली है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे K की वैल्यू मैंने पीछे बताया, यहाँ पे अभी जस्ट बताया कि K की वैल्यू क्या है। यहाँ पे K की वैल्यू 9 × 10⁹ इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 चार्ज कितना है, प्लस कूलम्ब और -3 कूलम्ब। यहाँ पे जो माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड नहीं करना चाहूंगा। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज सिर्फ यही बताता है, जैसे दो चार्ज है, एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, तो एक माइनस है और एक प्लस है, तो दोनों क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर ये प्लस है ये भी प्लस है तो क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, या फिर माइनस माइनस है तो भी रिपेल कर रहे होंगे। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन इस बात पे निर्भर करता है कि कितना चार्ज है और कैसा चार्ज है, ठीक है। अगर हम आगे वैल्यू रखें, जैसे यहाँ पे +5 है और -3 है, तो हम यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें, माइनस का साइन कंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस जो साइन है मुझे ये बताता है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है। आप तो ऐसे भी देख के बता सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन किधर है। एक +5 है और दूसरा -3 है, एक नेगेटिव चार्ज है, सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? अट्रैक्शन होगा। किधर होगा? अंदर की तरफ, ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा। तो ये तो मुझे डायरेक्शन के लिए माइनस प्लस दिया जाता है, मुझे डायरेक्शन तो मैं यही बता सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्शन को कंक्लूड नहीं करूंगा ताकि चीजें हार्ड हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन को कंक्लूड करूंगा तो चीजें थोड़ी सी अजीब हो जाएंगी, तो मैं उसको कंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ विदाउट पुटिंग द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज, ओके। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 × 10⁻² होल स्क्वायर,
Okay, this is the whole square. If we solve this question forward, 10 in 9 into 10 की power 9, this is multiply 15, this is अपॉन में 9 into after squaring in both side अंदर तो हो जाएगा 10 की power minus 4. This 9 will be 9 cancel and we get the answer is that 5 is a 15 and this minus 4 going upside, then it will be plus 10 की power 9 into 10 की power minus 4 into 15. Next this sorry if this 10 की पावर माइनस 4 जब ऊपर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ठीक है, ये 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा. तो 10 की पावर 13 into 15 we can write this 1.5 into 10 की पावर 14. This is my answer written. Okay, this is my answer. This is the answer of the this question. If two charges of plus 5 coulomb and minus 5 coulomb are separated by a distance of इतना, what is the force between them? इतना force आएगा. ठीक है, एक बार आप देख लीजिए. यदि कोई डाउट हो तो आप इसमें कुछ पूछ सकते हैं. तो मैं आगे बढ़ूँ. ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ठीक है, कोई डाउट? नो स्टॉप, डोंट स्टॉप प्लीज. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ चार्ज q इज टू बी डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल. यहाँ पे क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि अ चार्ज q इज टू बी डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर so that when placed at a certain distance apart the repulsive force between them is maximum. यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम कह रहा है कि अगर दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज पे दो चार्ज को रख रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, तो एक ही चार्ज है, इस चार्ज को दो स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है. ये दो स्फीयर है, एक चार्ज है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपस में. तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें? देखिए यहाँ पे क्यू चार्ज है. ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ, उससे समझना आसान हो जाता है. अगर मैं 10 कूलम का चार्ज है, दो स्फीयर हैं, तो इनको कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है. दोनों स्फीयर में बांटना है. इस तरीके से बांटें कि इनका जब मल्टीप्लिकेशन करे तो वो मैक्सिमम मिले. क्यों मैक्सिमम मिले? क्योंकि अगर उनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम मिलेंगे तो फोर्स भी मुझे मैक्सिमम ही मिलेगा. क्यों मैक्सिमम मिलेगा? चलिए देखते हैं. क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे जो K है वो कांस्टेंट टर्म है, R भी कांस्टेंट टर्म है, फिक्स है, चेंज नहीं होने वाला है. बस Q1 और Q2 चेंज हो सकता है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. क्यों? क्योंकि चार्ज है, इसको हम जैसे चाहे वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. 10 कूलम है तो यहाँ पे 1 कूलम और यहाँ पे 9 कूलम लिख सकते हैं. यहाँ पे 2 दे सकते हैं, यहाँ पे 8 दे सकते हैं, यहाँ पे 3 दे सकते हैं, यहाँ पे 7 दे सकते हैं, यहाँ पे 4 दे सकते हैं, यहाँ पे 6 दे सकते हैं, यहाँ पे 5 दे सकते हैं और यहाँ पे वापस 5 और फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4. तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? इनका मल्टीप्लिकेशन 9 आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन 16 आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन 21 आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन 24 आएगा और इनका मल्टीप्लिकेशन 25 आएगा. वापस से फिर 6 इंटू 24 यही चीज मिलने वाला है, फिर यही चीज मिलेगा, फिर यही मिलेगा. तो मैक्सिमम मुझे कब मिला? 5 इंटू 5 इंटू 25, मतलब 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 पे मैक्सिमम मिला. मतलब जितना चार्ज था उसका आधा आधा 50-50 अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो फोर्स मैक्सिमम मिला है. तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो चार्ज है मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ कैसा? हाफ. यदि चार्ज Q है तो उसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? Q/2 एंड Q/2. माई आंसर इज दैट Q/2. इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा. आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 10 कूलम था तो मैंने 5 इंटू 5 के उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया. ठीक है, देख लीजिए. कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ.